हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CDM1 फाउंडेशन कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक डिजास्टर इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिया में कौन से प्राकृतिक डिजास्टर्स होते हैं जो जमीन से जियोलॉजिकल और वेदर क्लाइमेट से क्लाइमेटिक जुड़े होते हैं। हमें हर टाइप के डिजास्टर का एग्जाम्पल देना है, उनके कारण और प्रभाव को समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजास्टर्स वो घटनाएं होती हैं जो अचानक आकर जीवन, संपत्ति और एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचती है। इंडिया में डिजास्टर्स दो मुख्य कैटेगरीज में होते हैं, जियोलॉजिकल जमीनी प्रक्रियाओं से और क्लाइमेटिक मौसम के बदलाव से। भारत का भूगोल और क्लाइमेट बहुत डाइवर्स है, इसलिए ये दोनों प्रकार के डिजास्टर्स यहाँ आम है। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। ए, जियोलॉजिकल डिजास्टर्स इन इंडिया। ये डिजास्टर्स पृथ्वी के अंदर होने वाली गतिविधियों के कारण होते हैं। अर्थक्वेक्स, भूचल, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के वजह से होते हैं। हिमालय रीजन, नॉर्थ ईस्ट और गुजरात जैसे एरियाज हाई रिस्क जोन है। एग्जाम्पल, 2001 भुज अर्थक्वेक, गुजरात में बहुत तबाही हुई थी। लैंडस्लाइड्स, पहाड़ों का खिसकना, ज्यादा बारिश, जंगल कटना या कंस्ट्रक्शन की वजह से होते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल और नीलगिरी एरियाज में आम है। एग्जाम्पल, दार्जिलिंग और वेस्टर्न घाट्स में मानसून के टाइम लैंडस्लाइड्स होते हैं। वोल्केनिक eruption, ज्वालामुखी, इंडिया में रेयर है, लेकिन बैरन आइलैंड, अंडमान में एक एक्टिव वोल्केनो है। हालांकि अभी तक मेजर लॉस नहीं हुआ, लेकिन रिस्क बना रहता है। सुनामी, समुंदर के अंदर के अर्थक्वेक से होता है। ईस्टर्न कोस्ट जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान इससे प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल, 2004 सुनामी में भारी तबाही हुई थी। बी, क्लाइमेटिक डिजास्टर्स इन इंडिया। ये डिजास्टर्स एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट के चेंजेस की वजह से होते हैं। फ्लड्स, बाढ़, सबसे कॉमन क्लाइमेटिक डिजास्टर है। ज्यादा बारिश, नदियों का ओवरफ्लो या ड्रेनेज सिस्टम फेलियर से होती है। असम, बिहार, यूपी और केरला जैसे स्टेट्स प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल, 2018 केरला फ्लड्स में हजारों लोग बेघर हुए थे। ड्रॉट, सूखा, लंबे समय तक बारिश न होने से होता है। राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका ड्रॉट प्रोन है। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में कई बार सेवियर ड्रॉट आया है। साइक्लोन्स, तूफान, समुंदर में बनते हैं और कोस्टल एरियाज को हिट करते हैं। ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में बार बार आते हैं। एग्जाम्पल, साइक्लोन फैनी 2019 ने ओडिशा में भारी नुकसान किया था। हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स, गर्मियों में हीट वेव और सर्दी में कोल्ड वेव से लोगों की जान जाती है। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव, हिमाचल और कश्मीर में कोल्ड वेव आम है। कंक्लूजन, इंडिया में हर तरह के जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक डिजास्टर्स होते हैं जो अलग अलग रीजन्स में प्रभावित करते हैं। इनके प्रकार और कॉजेज समझना डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। अगर हम प्लानिंग और अवेयरनेस पे फोकस करें तो इनके इफेक्ट्स को काफी कम किया जा सकता है। सरकार, समझ और विज्ञान मिलकर इसमें बड़ा योगदान दे सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, देयर आर 3 मेन अप्रोचेस फॉर क्रिएटिंग प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। डिस्कस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाने के लिए 3 मेन अप्रोचेस कौन सी होती है। हमें हर अप्रोच को क्लियरली एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल्स के साथ। ये भी बताना है कि इनका उस कैसे होता है लोगों को एजुकेट करने के लिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजास्टर रिस्क को कम करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत जरूरी होते हैं। ये लोगों को डिजास्टर्स के रिस्क, प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस के बारे में सिखाते हैं। 3 मेन अप्रोचेस होते हैं, टॉप डाउन, बॉटम अप और कंबाइंड। हर अप्रोच का अपना एक तरीका होता है मैसेज डिलीवर करने का। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1, टॉप डाउन अप्रोच।
इस अप्रोच में अवेयरनेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट या नेशनल लेवल अथॉरिटीज के थ्रू डिजाइन और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और ऑफिशियल वेबसाइट्स का यूज होता है मैसेज पहुंचाने के लिए, जैसे कि एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल लेवल पे डिजास्टर से रिलेटेड कैंपेन्स चलता है। इसका फायदा यह है कि एक साथ ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचता है, लेकिन लोकल कॉन्टेक्स्ट की कमी हो सकती है। 2. बॉटम अप अप्रोच। ये अप्रोच कम्युनिटी लेवल पे शुरू होती है, एनजीओ, लोकल ग्रुप्स या ग्राम पंचायत के द्वारा। इसमें वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस, स्ट्रीट प्लेस जैसे लोकल एक्टिविटीज होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी लैंग्वेज और कल्चर में बात होती है। जैसे किसी फ्लड एरिया में लोकल एनजीओ लोगों को फ्लड ड्रिल सिखाता है। 3. कंबाइंड अप्रोच, इंटीग्रेटेड मेथड। ये अप्रोच दोनों टॉप डाउन और बॉटम अप का कॉम्बिनेशन होती है। इसमें नेशनल लेवल प्लानिंग और लोकल लेवल पार्टिसिपेशन दोनों का बैलेंस होता है। जैसे स्कूल्स में डिजास्टर एजुकेशन सिलेबस नेशनल अथॉरिटी बनाता है, लेकिन ट्रेनिंग लोकल टीचर्स और एनजीओ देते हैं। ये अप्रोच सबसे इफेक्टिव होती है क्योंकि ये रीच और रेलेवेंस दोनों प्रोवाइड करती है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स की इंपॉर्टेंस। इनसे लोग पैनिक होने की बजाय प्रिपेयर्ड रहते हैं, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन बढ़ती है और वो खुद अपने एरिया में सेफ्टी को सीरियसली लेते हैं। वल्नरेबल लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि वो सिस्टम से सपोर्ट मांग सकते हैं। कंक्लूजन। डिजास्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाना और चलाना बहुत जरूरी है। टॉप डाउन अप्रोच लार्ज स्केल रीच देती है, जबकि बॉटम अप लोकल रेलेवेंस लाता है। दोनों को मिला के चलाना यानी कंबाइंड अप्रोच सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। जब कम्युनिटी और सरकार मिलकर काम करते हैं तो एक सेफ और अवेयर सोसाइटी बन सकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11. What are the precautions that can be taken against fires? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि फायर इंसिडेंट से बचने के लिए कौन कौन सी सेफ्टी मेजर्स ली जा सकती है। इसमें घर, ऑफिस और पब्लिक जगहों पर होने वाली तैयारियों के बारे में लिखना है, जैसे सेफ्टी टूल्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और प्रिवेंटिव एक्शंस। आंसर। इंट्रोडक्शन। आग लगना एक बहुत कॉमन और खतरनाक डिजास्टर है जो जान, माल और एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए फायर से रिलेटेड प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी होता है। इस आंसर में हम बताएंगे कि फायर से बचने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, घर में, ऑफिस में और कम्युनिटी लेवल पर। सेफ्टी प्लानिंग और अवेयरनेस भी इसमें इंक्लूड किया गया है। मेन बॉडी। 1. जनरल फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस। वायरिंग ओवरलोड से बचें। इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स को ओवरलोड ना करें क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट का मेजर रीजन होता है। सर्टिफाइड डिवाइसेस का यूज। हमेशा ISI मार्क्ड या सर्टिफाइड इक्विपमेंट ही यूज करें। ओपन फ्लेम ना यूज करें। घर के अंदर कैंडल्स या अग्नि का इस्तेमाल ना करें, स्पेशली जब आसपास फ्लैमेबल चीजें हो। इनफ्लैमेबल आइटम्स की सेफ स्टोरेज। केमिकल्स, फ्यूल्स और गैसेस को सेफ और एयरी जगह पर स्टोर करें। फायर रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज। घर बनाते वक्त फायर रिटार्डेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज करें। 2. होम एंड किचन सेफ्टी मेजर्स। गैस सेफ्टी। LPG पाइप्स और स्टोव्स को टाइम टाइम पर चेक करें। उसके बाद गैस सिलेंडर बैंड करना ना भूलें। कुकिंग के दौरान सावधानी। जब भी कुछ बना रहे हो, खासकर ऑयल का यूज करते वक्त, उससे अनअटेंडेड ना छोड़ें। फायर एक्सटिंग्विशर्स और अलार्म्स। घर में स्मोक डिटेक्टर्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाएं और उनका मेंटेनेंस भी करते रहे। 3. वर्क प्लेस एंड इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी। फायर ड्रिल्स और ट्रेनिंग। रेगुलर फायर ड्रिल्स करवाएं और स्टाफ को सिखाएं कि इमरजेंसी में क्या करना है। इमरजेंसी एग्जिट्स का मेंटेनेंस। एग्जिट्स हमेशा क्लियर, विजिबल और एक्सेसिबल होने चाहिए। वायरिंग की रेगुलर चेकिंग। ऑफिस में इलेक्ट्रिक वायरिंग और इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन टाइम पर होता रहे। 4. कम्युनिटी एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स। लोकल फायर सर्विसेज का स्ट्रेंथनिंग। हर एरिया में फायर स्टेशन इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। सिटी प्लानिंग। बिल्डिंग्स के बीच प्रॉपर डिस्टेंस हो, ओवरक्राउडिंग अवॉइड करें। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, पोस्टर्स, अनाउंसमेंट्स और स्कूल कैंपेन्स के जरिए लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। 5. लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। बिल्डिंग कोड्स का एनफोर्समेंट। गवर्नमेंट को फायर सेफ्टी रूल्स स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने चाहिए। पेनल्टी और इंस्पेक्शन।
सेफ्टी रूल्स वायलेट करने वालों पर पेनल्टी हो और सरप्राइज इंस्पेक्शन किए जाएं। इंसेंटिव्स फॉर सेफ्टी कंप्लायंस। जो इंस्टीट्यूशंस फायर सेफ्टी फॉलो करते हैं उन्हें रिवॉर्ड्स या टैक्स बेनिफिट्स मिले। कंक्लूजन। फायर सेफ्टी एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हर लेवल पर निभानी चाहिए, घर से लेकर सरकार तक। छोटी छोटी प्रिकॉशंस जैसे अलार्म्स लगवाना, गैस सेफ्टी फॉलो करना और लोगों को एजुकेट करना बड़ी ट्रेजेडीज से बचने में मदद करता है। अगर हर कोई अलर्ट रहे तो फायर इमरजेंसीज का इम्पैक्ट बहुत कम हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 12। ब्रिंग आउट द रेलेवेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में लोकल कम्युनिटी का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस और रिकवरी में हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ एप्लीकेशंस देना जरूरी होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब होता है लोकल लोगों का डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व होना। इससे उनकी नीड्स और लोकल नॉलेज को कंसिडर किया जाता है। यह अप्रोच ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए इफेक्टिव होती है। आज के टाइम में ये एक इंपॉर्टेंट बॉटम अप स्ट्रैटेजी मानी जाती है। मेन बॉडी। 1। लोकल नॉलेज और रिसोर्सेस का महत्व। कम्युनिटी सबसे पहले डिजास्टर फेस करती है और सबसे पहले रिस्पॉन्ड भी करती है। उनका लोकल एरिया का ज्ञान डिजास्टर प्लानिंग में काफी हेल्प करता है। जैसे गांव के किसान या मछुआरे फ्लड के साइनस पहले से समझ लेते हैं, जब मॉडर्न सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते। 2। प्रिपेयर्डनेस और अर्ली वार्निंग को स्ट्रांग बनाना। लोकल लोगों को इंक्लूड करने से डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान्स प्रैक्टिकल और रेलेवेंट बनते हैं। उनको फर्स्ट एड, एवैक्यूएशन ड्रिल्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स में ट्रेन किया जा सकता है। गांव की डिजास्टर कमिटीज इस तरह के पार्टिसिपेटरी मॉडल का अच्छा एग्जाम्पल है। 3। रिस्पॉन्स और रिकवरी में तेजी। डिजास्टर के बाद सबसे पहले लोकल लोग ही मदद करते हैं। अगर उनका पार्टिसिपेशन हो तो रिलीफ और रिकवरी का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे SHG या NGO आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको पहले मदद चाहिए और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो। 4। एम्पावरमेंट और ओनरशिप। जब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनको लगता है कि वो खुद अपनी सुरक्षा के जिम्मेदार है। आपस में मदद करने का जज्बा बढ़ता है और सोसाइटी ज्यादा यूनाइटेड होती है। इससे DRR स्ट्रैटेजीज का इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रांग हो जाता है। 5। गवर्नमेंट और NGO का रोल। सरकार और NGO को लोगों के लिए पार्टिसिपेशन प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने चाहिए, जैसे अवेयरनेस कैंपेन्स, ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल्स। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट CBDRM जैसे मॉडल्स इस अप्रोच को प्रमोट करते हैं। कंक्लूजन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डिजास्टर मैनेजमेंट को ज्यादा इफेक्टिव और पीपल फ्रेंडली बनाता है। इससे सस्टेनेबिलिटी आती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है और लोकल विजडम का बेस्ट यूज होता है। जब कम्युनिटी रेडी होती है तो डैमेज कम होता है और रिकवरी फास्ट होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हर लेवल पर लोगों का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 13। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स एग्रीवेटिंग डिजास्टर्स इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से मेजर फैक्टर्स इंडिया में डिजास्टर्स को और ज्यादा सिवियर या डेंजरस बना देते हैं। हमें नेचुरल और मैनमेड दोनों टाइप्स के रीजंस डिस्कस करने हैं, जैसे ओवरपॉपुलेशन, पुअर प्लानिंग और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजास्टर्स वो इवेंट्स होते हैं जो सोसाइटी में सडन डिसरप्शन क्रिएट करते हैं। इंडिया में डिजास्टर्स का इम्पैक्ट कई फैक्टर्स की वजह से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये फैक्टर्स डिजास्टर का कॉज नहीं होते, लेकिन उनका इफेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन्हें समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर में डिजास्टर रिस्क को कम कर सकें। मेन बॉडी। 1। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन और पॉल्यूशन जैसे इश्यूज नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, जिससे फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स जैसे डिजास्टर्स और डेंजरस हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वेस्टर्न घाट्स में डिफॉरेस्टेशन की वजह से मानसून के टाइम लैंडस्लाइड्स बढ़ गए हैं। सुंदरबांस जैसे एरियाज में मैंग्रोव फॉरेस्ट्स का लॉस साइक्लोन के इम्पैक्ट को और बढ़ा देता है। 2. अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
बिना प्लानिंग के अर्बन डेवलपमेंट से कंजेस्टेड सेटलमेंट्स और पुअर ड्रेनेज सिस्टम्स बन जाते हैं। मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में वाटर बॉडीज पे एनक्रोचमेंट होने की वजह से सिवियर अर्बन फ्लडिंग होती है। उत्तराखंड जैसे अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में अनसेफ कंस्ट्रक्शन डिजास्टर का रिस्क बढ़ा देती है। 3. पॉपुलेशन प्रेशर और पॉवर्टी। ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब होता है कि ज्यादा लोग डिजास्टर प्रोन एरियाज में एक्सपोज्ड होते हैं। गरीबी की वजह से लोगों के पास सेफ हाउसिंग, एजुकेशन और रिसोर्सेज की कमी होती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी इसका एग्जाम्पल है, जहां पुअर रेगुलेशन और डेंस पॉपुलेशन ने डिजास्टर को और डेंजरस बनाया। 4. क्लाइमेट चेंज और वेदर एक्सट्रीम्स। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स और साइक्लोन्स और फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। सी लेवल राइज से ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला जैसे कोस्टल एरियाज डेंजर में है। अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून से सेंट्रल इंडिया में फार्मिंग और रूरल लाइवलीहुड्स अफेक्ट हो रहे हैं। 5. वीक गवर्नेंस और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज में कोऑर्डिनेशन की कमी और बिल्डिंग कोड्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ना होना एक मेजर प्रॉब्लम है। वार्निंग सिस्टम्स होने के बावजूद लोगों तक सही मैसेज नहीं पहुंचता या वो इग्नोर कर देते हैं। जोशीमठ लैंड सबसाइडेंस 2023 एक एग्जाम्पल है, जहां लैंड यूज डिसीजंस वार्निंग्स के बावजूद गलत लिए गए। 6. सोशियो कल्चरल और एजुकेशनल फैक्टर्स। कई लोग मिथ्स या ट्रेडिशनल बिलीफ्स की वजह से डिजास्टर रिस्क को लाइटली ले लेते हैं। रूरल एरियाज में लोग अर्ली वार्निंग्स इग्नोर करते हैं और इनफॉर्मल सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। स्कूल्स और कम्युनिटी लेवल पे डिजास्टर एजुकेशन का लैक भी प्रिपेयर्डनेस को अफेक्ट करता है। कंक्लूजन। इंडिया में डिजास्टर्स का इम्पैक्ट इसलिए बढ़ता है क्योंकि कई एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस रिलेटेड फैक्टर्स उन्हें और डेंजरस बना देते हैं। इन फैक्टर्स को समझकर और टैकल करके हम डिजास्टर के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। प्लानिंग, अवेयरनेस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से लॉन्ग टर्म रेजिलियंस बिल्ड की जा सकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 14. Explain the 4 channels of international financial aid. Question explanation. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिजास्टर के टाइम इंटरनेशनल फाइनेंशियल एड कैसे मिलता है और उसके कौन कौन से 4 मेन चैनल्स होते हैं। आपको हर चैनल को क्लियरली एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कि वो कैसे काम करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजास्टर के टाइम इंटरनेशनल फाइनेंशियल एड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एड सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि रिसोर्सेस और सर्विसेज भी होती है। ये एड कुछ स्पेसिफिक चैनल्स के थ्रू मिलता है जिनके जरिए हेल्प टाइमली और प्रॉपर तरीके से पहुंचती है। इन चैनल्स को समझना जरूरी है ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट प्रॉपर्ली प्लान हो सके। मेन बॉडी। 1. बायलैटरल एड। डेफिनेशन। जब एक कंट्री डायरेक्टली दूसरी कंट्री को एड देती है उससे बायलैटरल एड कहते हैं। फंक्शन। ये एड ग्रांट्स, लोन्स या टेक्निकल हेल्प के रूप में हो सकती है। एग्जाम्पल। 2004 सुनामी के बाद यूएसए, जापान जैसे कंट्रीज ने इंडिया और श्रीलंका को डायरेक्टली हेल्प दिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एड डिप्लोमेटिक रिलेशंस और डोनर कंट्री के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है। 2. मल्टीलैटरल एड। डेफिनेशन। जब एड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू दी जाती है जैसे यूएन, वर्ल्ड बैंक, IMF, ETC। फंक्शन। मेंबर कंट्रीज पैसा जमा करते हैं जो फिर डिजास्टर एरियाज में उस होता है। एग्जाम्पल। UNOCHA ने CERF फंड के थ्रू कई बार इमरजेंसी में हेल्प प्रोवाइड की है। एडवांटेजेस। इसमें न्यूट्रलिटी और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन होती है और डिसीजंस कलेक्टिवली लिए जाते हैं। 3. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, NGO। डेफिनेशन। NGO भी डिजास्टर एड का इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो ग्राउंड लेवल तक हेल्प पहुंचते हैं। फंक्शन। जैसे रेड क्रॉस, केयर, ऑक्सफैम, यह ऑर्गेनाइजेशंस फंड्स कलेक्ट करके रिलीफ वर्क करती है। एग्जाम्पल। 2015 नेपाल अर्थक्वेक के दौरान NGO ने बहुत बड़ी मदद की थी। बेनिफिट्स। NGO जल्दी एक्शन ले सकते हैं और उनका काम ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। 4. प्राइवेट सेक्टर एंड फाउंडेशंस। डेफिनेशन। प्राइवेट कंपनीज, इंडिविजुअल डोनर्स और फाउंडेशंस भी एड प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन। ये लोग पैसा, रिलीफ आइटम्स या सर्विसेज देते हैं। एग्जाम्पल। हेटी अर्थक्वेक के बाद गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने कम्युनिकेशन और पैसा दोनों से हेल्प की थी। इंपॉर्टेंस।
आजकल CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव रोल ले रहा है। कंक्लूजन, तो आखिर में हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल एड के ये 4 चैनल्स बायलैटरल, मल्टीलैटरल, NGO और प्राइवेट सेक्टर डिजास्टर के टाइम बहुत यूजफुल होते हैं। इन सब का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है ताकि हेल्प टाइम पे और इफेक्टिवली पहुंच सके। इन सिस्टम्स को समझने से डिजास्टर रिस्पॉन्स और बेटर हो सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।